Hello and welcome to Prudent IAS, one stop solution for all the competitive exams. अब पॉलिटी में अक्सर एक अप्रोच फॉलो की जाती है कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और यूजुअली उसमें क्या होता है, थोड़े बहुत फीचर्स दिए होते हैं, फिर आर्टिकल वाइज डिस्कशन होता है विद द एक्सप्लेनर्स, और उसको खत्म करने के बाद बच्चे सोचते हैं अब हम देखते हैं PYQ, उसमें क्या क्या डिबेट्स पूछी गई हैं, फिर उस डिबेट्स के लिए वो वापस सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो ये टीडियस भी है एक्सरसाइज, और इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी इतनी बढ़िया नहीं होती है। तो इसका तरीका क्या है, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसकी एक होलिस्टिक कवरेज कीजिए, और ये काम आसान करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आर्टिकल्स को इतना अच्छा कवर करेंगे कि आपको कोई और बुक को रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब यहाँ पे आर्टिकल 2 को आज हमने लिया है, तो इसमें आर्टिकल 2 में हम क्या क्या डिबेट्स पे पॉइंट डिराइव कर सकते हैं, कौन से ऐसे शेड्यूल्स हैं जो इम्पैक्ट हुए थे, कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, A to Z कवरेज करनी चाहिए, और यही तरीका होना चाहिए आपका पॉलिटी पढ़ने का। तो विदाउट अडू लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन विद द आर्टिकल, and that's why we are even taking article like one by one. हम क्लब नहीं कर रहे, although article 2 and 3 साथ में पढ़े जाते हैं, but article 2 में ही इतना कुछ है, तो पहले आज हम उसको देखते हैं। article 2 is about admission और establishment of new states, ठीक है। अब पॉलिटी की एक काफी इंपॉर्टेंट डिबेट होती है, दैट इज अबाउट फेडरलिज्म वर्सेस यूनियन सुप्रीमेसी। मतलब क्या कहा जाता है कि हमारा जो सेंटर है, जो यूनियन है, क्या वो सुप्रीम है, सारी पावर्स उसी के पास है, या हम एक्चुअली एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटर और स्टेट्स में पावर शेयरिंग हो रही है। इस डिबेट में कुछ क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं नहीं भाई, सारी पावर यूनियन के पास है, सेंटर के पास है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पावर्स डिवाइडेड है, बस जो जरूरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास हैं। तो आज इसी डिबेट पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब देखिए, जब मैंने आंसर राइटिंग में भी बताया है नोट मेकिंग, बट पॉलिटी स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं, आर्टिकल 2 आप पढ़ रहे हो, आपने अपना रजिस्टर लिया, उसमें आर्टिकल 2 के जो भी बेयर एक्ट में जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आपने उसे पढ़ा, उसका जो की पॉइंट है जस्ट उसको जॉट डाउन कर लिया, उसके साइड बाय साइड आपने लिखा कौन से ऐसे शेड्यूल्स हैं, क्या अमेंडमेंट्स हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं जो साथ में पढ़ने जरूरी हैं, ठीक है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और एक आपको अलग से A4 पेज रखना है जहां पे जितनी भी ये रेलेवेंट डिबेट्स है ना, जैसे कि फेडरलिज्म और यूनियन वाली, इसको आप एक बना लीजिए कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में। अब जब आपको कोई पॉइंट मिले आप उसके अंडर लिखते जाइए, एंड में आपके पास अच्छा खासा मटेरियल तैयार हो जाएगा, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आपको पता है कि हमें यूनियन के अंडर में कौन कौन से आर्टिकल्स को कोट करना है, फेडरल वाले पॉइंट्स में कौन से। अब ये पहले हम आर्टिकल समझते हैं, फिर हम देखेंगे इस डिबेट में ये कहां पर स्टैंड करता है। Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. सबसे पहले यहीं पे फर्स्ट वर्ड से ही आपको डिबेट का पॉइंट मिल गया, दैट इज पार्लियामेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो ये पावर है अबाउट एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स किसको दी है, पार्लियामेंट को दी गई है। तो ये हम पॉइंट कहाँ लिखेंगे, यूनियन सुप्रीमेसी के अंदर, क्योंकि क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, ये पावर ओनली पार्लियामेंट को क्यों है, स्टेट्स को क्यों नहीं दी गई है। अब देखिए ना, जो ये सिस्टम है ना, ये सारा ऐसा है कि पावर आपको डिसेंट्रलाइज दिखती है, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है वो सेंटर के पास में है। दैट्स व्हाई इन इंडिया डिसेंट्रलाइजेशन इज अ प्रॉमिस बट सेंट्रलाइजेशन इज अ प्रैक्टिस। ऐसे ही पॉइंट्स को आपको अपने आंसर्स में भी यूज करना है उसको एनरिच करने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप उसको फेडरलिज्म में लिखेंगे कि ठीक है, और जो यूनियन सुप्रीमेसी का हम जो एग्जाम्पल देंगे वो होगा आर्टिकल 2, ओनली पार्लियामेंट हैज बीन बेस्टोर्ड विद दिस पावर। मूविंग ऑन, बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन। अब देखिए दो पॉइंट्स हैं, पहला है एडमिट न्यू स्टेट्स और दूसरा है स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। एडमिशन की बात पहले पे हम करते हैं। ऐसे स्टेट्स जो पहले से एग्जिस्टिंग थे, मतलब उनका एक रूप स्टेट की तरह था, वहां पे कोई पॉपुलेशन थी, लोग रह रहे थे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और वैलिड एग्जांपल है सिक्किम। सिक्किम पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि सिक्किम की 2025 में 50th इंटीग्रेशन एनिवर्सरी है। मतलब अभी हम जब डिस्कशन करेंगे 1975 में कैसे इसको इंटीग्रेट किया गया था इंडिया में, और इसकी 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब यूपीएससी में जब भी कोई 25 साल 50 साल 75 100 होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थरो कवरेज आपको अलग से सिक्किम की भी करनी पड़ेगी। सिक्किम का एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले था एक हेरिडिटरी मोनार्की, मतलब
चोग्याल डायनेस्टी जो वहाँ के राजा थे उनका रूल था यहाँ पे। उसके बाद जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया तो इनका स्टेटस क्या हो गया, प्रोटेक्टोरेट। मतलब ये ब्रिटिशर्स के संरक्षण में आ गए, मतलब ये अपना सारा कुछ इंटरनली फ्री थे, लेकिन जो इनका मेन संरक्षण वाला काम था, डिफेंस हो गया, सारी चीजें वो ब्रिटिशर्स देख रहे थे। जब ब्रिटिशर्स यहां से गए 1950 में ये जिम्मेदारी ले ली इंडिया ने, कैसे, इंडो सिक्किम ट्रीटी करके। ठीक है, अब जो भी डिफेंस की चीजें हो गई, एक्सटर्नल अफेयर हो गया या कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट जो भी सेगमेंट्स थे उसको हैंडल कर रहा था इंडिया सिक्किम के लिए। लेकिन तब भी सिक्किम इंडिया का स्टेट नहीं था। सिक्किम का दर्जा क्या था, यही प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा था 1950 के बाद से। उसके बाद सिक्किम में कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आने लगे। वहां पे लोगों ने मांग करी कि जो राजा है या मोनार्की का जो रूल है वो उससे खुश नहीं थे। ठीक है, उन्होंने देखा हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो प्रो डेमोक्रेसी की वहां पे डिमांड होने लगी। इसी के साथ साथ आता है ईयर 1974, जहां पे इंडिया ने सिक्किम के हालातों को देखते हुए क्या करा। अब इंडिया ऑफ कोर्स हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम जहां भी डेमोक्रेसी की मांग हो रही थी हमने उनको खुल के सपोर्ट करा। और 1974 में हम लेके आए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए हमने जो सिक्किम को ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट जो था हमारा, उसको हमने एक एसोसिएट स्टेट बना दिया। एक तरह से मतलब समझिए तो लेवल अप हो गया थोड़ा सा, ये है ना। इसको एसोसिएट स्टेट अब हमने बनाया है, मतलब पहले तो प्रोटेक्टोरेट था, अब एसोसिएट स्टेट में कुछ अलग उसके प्राविधान प्रोविजंस होंगे। तो उसके लिए हमने ऐड किया ये आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2A, जो क्या कहता है, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। ठीक है, ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट। मतलब क्या है इसका, जो ये पार्ट है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ये आया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आगे का पार्ट भी हम नेक्स्ट अमेंडमेंट में जानेंगे। इसके साथ एक 10th शेड्यूल आया। अब 10th शेड्यूल में बात की गई कि भाई जो सिक्किम एसोसिएट स्टेट है उसके जो प्रोविजंस है उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लॉज कैसे इंप्लीमेंट होंगे, जो भी सारे प्राविधान है वो आ गए इस 10th शेड्यूल में, स्पेशल प्रोविजंस जो थे अबाउट सिक्किम। उसके बाद 1975 में सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया जाता है। ठीक है, मतलब ये लोग एसोसिएट स्टेट से भी खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं डिमांड थी इंडिया से मिलने की। और रेफरेंडम जब कराया गया तो वहां के जो एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से 97% वोटर्स ने बोला कि हमें यहाँ पे मोनार्की नहीं चाहिए एंड वी वांट टू ज्वाइन इंडिया। ऑब्वियसली अब जब रेफरेंडम में इतना क्लियर रिजल्ट आया है, ओवरवेलमिंगली दिखा यहाँ पे कि इंडिया को ज्वाइन करना है, तो हमने इस सबको काटा। हमने क्या करा, हम लेके आए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आया 1975 में। ठीक है, इस 1975 में हमने सिक्किम को बोला ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट, ये कच्ची वाला जो, ये सब नहीं, अब आप हैं हमारे फुल फ्लेज्ड स्टेट। मतलब जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब है ना, ऐसे ही ये सिक्किम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया। ऑब्वियस सी बात है, अब जब ये एसोसिएट स्टेट रहा ही नहीं तो इस प्रोविजन का कोई काम रहा नहीं। इसीलिए यहां पे लिखा है ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2A हटा दिया गया है। हटा दिया गया है को क्या बोला जाता है पॉलिटी की भाषा में, रिपील्ड। दिस हैज बीन रिपील्ड। ठीक, ऑफ कोर्स ये जो 10th शेड्यूल था जिसमें इसके प्रोविजंस थे ये भी खत्म किया गया। अब 10th शेड्यूल आजकल लोग जानते हैं एंटी डिफेक्शन के लिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए अर्लियर ये 10th शेड्यूल इस सिक्किम से रिलेटेड था। माइन्यूट चीजें हैं जो शायद स्टैंडर्ड बुक्स में इतनी थरली कवर नहीं करी गई हैं, बट बिटवीन द लाइन्स पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है, कंसीडरिंग पेपर इतना डायनेमिक और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने वाला आ रहा है। अब 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने सिक्किम को बना दिया हमारा 22nd स्टेट। अब जब भाई एक नया स्टेट आया है तो किसके तहत आया है, ये एडमिट किया है हमने एक स्टेट को जो पहले से एक स्टेट था अंडर आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के जो प्रोविजंस हैं उसी के तहत पार्लियामेंट ने सिक्किम को एक स्टेट बना दिया और ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके साथ साथ कौन सी ऐसी चीजें थी जो जिन जिन पे फर्क पड़ा। सबसे पहले हमने देखा
हमने आर्टिकल 1 ऑलरेडी कवर किया गया है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें सारे नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज है ना, तो सबसे पहले उसमें एड ऑन होगा ही होगा सिक्किम के बारे में। फिर जो फोर्थ शेड्यूल है जिसको अभी हमने कवर नहीं किया, बट आई विल कीप मेंशनिंग इट ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए। फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली राज्यसभा में क्या क्या एलोकेशन होता है सीट्स का उस बारे में है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि आर्टिकल 2 से पहला तो यहाँ पे ऐड हुआ इसका नाम कि हमारा ये एक स्टेट बढ़ गया है, और फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट किया गया कि अब सिक्किम हमारे क्या है, जो राज्यसभा है उसमें सारे स्टेट्स का रोल है ना, तो सिक्किम का भी कुछ ना कुछ तो रोल होगा, कितनी सीट्स एलोकेशन होंगी वो यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में किया गया। इसके साथ ही हमने आर्टिकल 371F एक आर्टिकल ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है विद द स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सिक्किम। अब ये सारी कहानी आपको समझ आ गई ना कि आर्टिकल 2 में ही ये सबको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36 अमेंडमेंट एक्ट, पुराना 10th शेड्यूल क्या था, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल कब कब अमेंड होंगे जब भी कोई ऐसा चेंज आ रहा है। अब इसका हम सेकेंड डायमेंशन देखते हैं, स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। मतलब क्या है, कोई ऐसी जगह जो पहले से एक स्टेट या एक पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं, जो डिक्लेयर्ड नहीं थी, उसको भी हम अपने इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि स्टैब्लिश न्यू स्टेट, ठीक है। तो एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द पार्लियामेंट इट थिंक्स फिट। मींस सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है इस चीज को लेके, स्टेट्स को कंसल्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 3 जब पढ़ेंगे तब हम इस चीज को और जानेंगे कि कहाँ कहाँ स्टेट्स को कंसल्ट करना जरूरी है और कहाँ नहीं। फिलहाल आर्टिकल 2 में स्टेट्स को कंसल्ट नहीं किया जाएगा, पार्लियामेंट खुद ब खुद ये डिसीजन लेगा। साथ ही जब हम आर्टिकल 4 को कवर करेंगे, तो मैं ब्रीफली मेंशन कर रही हूँ, थरो कवरेज उसमें की जाएगी, तो ये पता चलेगा जब भी ऐसी कोई चीज हो रही है, कोई एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हो रहा है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट हो रहा है, तो दैट वोंट बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इन ब्रीफ अभी आप इतना सही समझिए, और आगे का इसको बिल्ड ऑन करेंगे जब हम आर्टिकल 3 कर लेंगे, आर्टिकल 4 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एज ऑफ नाउ आई होप दिस आर्टिकल इज कंप्लीटली क्लियर। इसमें एक जो बहुत मेजर कंफ्यूजन बच्चों को होता है वो होता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में। देखिए आर्टिकल 2 स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ बात करें, तो जो हमारा भारत देश है, इंडिया, ठीक है, इसके बाहर की जो चीजें हैं, दैट इज अबाउट द एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो स्टेट जो चीजें जैसी हो वैसी ही रहेंगी। एक्सटर्नली अब सिक्किम बाहर था, एसोसिएट स्टेट था, ठीक है, आप भी इधर आ जाओ भाई। कोई और फॉरेन टेरिटरी है, किसी ने हमें कोई गिफ्ट दे दी, लीज पे दे दी, सीट कर दी, ठीक है, या इंडिया ने अनेक्स कर ली, तो ठीक है, आप भी हमारी इस आइलैंड में सपोज इंडिया का अनेक्सेशन हो गया, तो आप भी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में आ गए। तो इंडिया का जो ये बॉर्डर्स बनी हुई है, बाउंड्री प्रेजेंट, उसके बाहर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, इस वर्ड को याद रख लीजिए, एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। जब भी ये टर्म आएगा तो हमें क्या देखना है, आर्टिकल 2। आई होप नाउ दिस आर्टिकल इज क्लियर। आपको समझ आ गया होगा कितने सारे डायमेंशंस को कवर करना है जस्ट एक छोटी सी लाइन के लिए। वी विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।